हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम मेडिजी में। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस के लिए इकोनॉमी और उसी फॉर्मेट में देखने की कोशिश करेंगे जिस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह भारतीयों द्वारा विदेशी शेयर बाजारों में किए जाने वाले लेन-देन पर लगाया जाने वाला वित्तीय लेन-देन ट्रांजैक्शन कर होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि एसटीटी एक प्रकार का वित्तीय ट्रांजैक्शन कर है जिसे भारत में घरेलू शेयर बाजार में किए गए ट्रांजैक्शन पर लगाया जाता है और समय-समय पर यह केंद्र सरकार बजट के माध्यम से एसटीटी कर के दरों का निर्धारण करती है और ये एक तरह से प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है ये। तो ये करंट में रहा था, इस वजह से इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वित्तीय समावेशन के कौन कौन से लाभ हैं? पहला, नकदी अर्थव्यवस्था में कमी। दूसरा, देश में पूंजी निर्माण में सुधार। तीसरा, औपचारिक बैंकिंग चैनलों में पर्याप्त और पारदर्शी ऋण की उपलब्धता। तो ये तीनों ही इसके लाभ हैं समावेशन के, वित्तीय समावेशन के। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति अंतराल यानी कि इन्फ्लेशन गैप की अवधारणा का सही रूप से वर्णन करता है? इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं इकोनॉमी में, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान में रखें। इन्फ्लेशन गैप किसे कहते हैं? एक तरह से ये का इसमें परिभाषा एक तरह से दी गई है इसकी। तो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। जो इन्फ्लेशन गैप जो है की अवधारणा है, वो वर्णन सही तरीके से वर्णन करने वाला जो एक तरह से वाक्य है वो यह है, यह अर्थव्यवस्था द्वारा पूर्ण रोजगार अनुभव किए जाने पर वास्तविक जीडीपी और संभावित जीडीपी के वर्तमान स्तरों के बीच का अंतर है। जैसे जीडीपी वास्तविक 1 साल के बाद हमें दिखाई देती है, लेकिन संभावित जीडीपी क्या होती है, हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर देते हैं। तो उन दोनों के मध्य में जो गैप होगा उसे एक तरह से इन्फ्लेशन गैप के रूप में वर्णित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस या किन उपायों से मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आ सकती है? तो सरकारी व्यय में कमी कर देंगे तो इसमें गिरावट आ जाएगी। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर देंगे फिर भी इसमें गिरावट आ जाएगी, क्योंकि पैसा एक तरह से जनता से एक तरह से सरकार अपने अंडर में ले लेगी इस वजह से। क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब ये है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जब हो जाता है तो उसी को एक तरह से मुद्रास्फीति कहते हैं साधारण से शब्दों में। और अप्रत्यक्ष करों में कमी, तो ये बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीनों ही स्टेटमेंट एक तरह से प्रदर्शित करते हैं मुद्रास्फीति की कमी में गिरावट आ जाएगी अगर इन तीनों को अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर बनाए रखना अनिवार्य नहीं है? पहला पहला स्टेटमेंट है, आरबीआई द्वारा निर्धारित निश्चित सीमा से कम पूंजी आधार वाले बैंकों के लिए। दूसरा स्टेटमेंट है, अपनी पूंजी का अधिकांश भाग सूक्ष्म वित्त इकाइयों को उधार देने वाले बैंकों के लिए। तीसरा स्टेटमेंट है, वित्तीय समावेशन और विकास को बढ़ावा देने हेतु स्वयं सहायता समूहों को प्रायोजित करने वाले बैंकों के लिए। तो इसमें से जो सही है वो एक भी इनमें से सही नहीं है, ये ध्यान में रखना है। सभी को एक तरह से सीआरआर रखना अनिवार्य है। बैंक दर और रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए प्रयोग में ली जाती है, जबकि रेपो दर अल्पावधिक ऋण देने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में एक तरह से अंतर है ये एक तरह से। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ध्यान में रखना है। वाणिज्यिक बैंक जो होती हैं दीर्घकालिक ऋण देंगी तो बैंक दर कहलाती है, और रेपो दर उसे कहते हैं जो अल्पकालिक ऋण प्रदान करती हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, बैंक दर पर ऋण देने हेतु कोलेटरल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों की आवश्यकता होती है, जबकि रेपो दर पर ऋण हेतु सरकारी प्रतिभूतियों की आवश्यकता नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेपो दर पर भी सरकारी प्रतिभूतियों की आवश्यकता होती है। तो इसमें से केवल एक सही है, पहला। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में निम्नलिखित में से आंकड़ों का कौन सा सेट प्राप्त किया जा सकता है? पहला स्टेटमेंट है, पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वास्तविक आंकड़े। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, वर्तमान वर्ष के लिए वास्तविक आंकड़े। ये गलत है, वर्तमान वर्ष के लिए नहीं किए जा सकते। तीसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान वर्ष के लिए
संशोधित आंकड़े ये किया जा सकता है, और आपका आगामी वर्ष के लिए बाजार अनुमान तो ये भी लगाया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखें, पहला, तीसरा और चौथा सही है। वर्तमान वर्ष के लिए वास्तविक आंकड़े नहीं पता किए जा सकते। भारत में मुद्रा बाजार में विलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वे अपने अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं तथा इसका पुनर्भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, वे केंद्र सरकार की अल्पकालिक वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जारी किए जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा होलसेल बैंकिंग पद का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। यानी होलसेल बैंकिंग एक तरह से क्या है, तो ये है आपकी वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बड़ी कंपनियों को तरलता उपलब्ध कराना होलसेल बैंकिंग कहलाती है। तो इस प्रकार के टर्म्स जो हैं आ जाते हैं अक्सर यूपीएससी में, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति को उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों पर मुद्रित मूल्य के बराबर क्रय शक्ति देने के लिए उत्तरदायी है। तो ये है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। इसे अच्छे से एक तरह से 10 क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि उसी फॉर्मेट में बनाए गए हैं जिस फॉर्मेट में आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मेरा उद्देश्य जो है आपको एक तरह से बिठा के आधे घंटे या 2 घंटे का वीडियो प्रोवाइड कराना नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं प्री के लिए, उस लेवल के एक तरह से मैं आपको कराता हूँ हमेशा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपके साधारण सी जानकारी क्यों ना हो। तो जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिए, स्क्रीन पर आ चुके हैं आपके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहें एग्जाम एडीजी। धन्यवाद।